गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 33 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पिछली क्लासेस के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए क्वेश्चन हमारा गिवन है क्वेश्चन नंबर 15। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी, निजी कंपनी है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको गिवन है किस तरीके से है। तो 2010% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख की कैपिटल। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स तो मैंने बताया था ना पिछली क्लास के अंदर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? ऐसे शेयर्स जिन पर उनका फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के बाद अगर बचता है ना प्रॉफिट, तो उसमें से भी उनका कुछ हिस्सा बनता है, उसमें भी उनके प्रॉफिट में भागीदारी होती है, इसलिए इनको भागीदारी अधिमान अंश कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपके ये जो शेयर्स है प्रेफरेंस वो पार्टिसिपेटिंग है। नेक्स्ट दे रखे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख, तो टोटल 4 लाख की आपकी कैपिटल है। आगे बोल रहे हैं पूर्व निर्धारित स्थिर लाभांश के साथ ही समता अंशधारियों को 15% लाभांश देने के पश्चात आधिक्य बचने पर अधिमान अंशधारियों को 5% अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा और शेष बचे हुए आधिक्य समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दे दो और वो फिक्स्ड परसेंटेज कितना होगा? 10%। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को 15% आप डिविडेंड देंगे उनकी कैपिटल पर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एडिशनल 5% डिविडेंड मिलेगा। पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें लैंग्वेज कुछ ऐसी थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता उसका 1/10 देना था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5% एडिशनल डिविडेंड, तो 5% किसका होगा? उनकी अपनी कैपिटल का होगा। तो जितनी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका 5% एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाएगा और फिर जो बचता है वो किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। यही लैंग्वेज है क्वेश्चन की। आगे गिवन है कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दे रखा है आपको 90,000, ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स ₹90,000 का, इसी में से दिए जाएंगे डिविडेंड्स वगैरह। कंपनी की पॉलिसी है कि लाभांश घोषित करने से पहले प्रतिवर्ष ₹6,000 सामान्य संचय जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो मैंने बहुत पहले ही बताया था कि प्रॉफिट किस तरीके से डिस्पोज होते हैं। तो प्रॉफिट में से अगर कुछ ट्रांसफर करना है रिजर्व्स में तो वो करिए, उसके बाद आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो भी रिजर्व्स होते हैं ना वो किसके होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं। आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया और रिजर्व पर किसका अधिकार होता है? हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इसीलिए तो रिजर्व्स को भी शेयर होल्डर्स फंड में लिखा जाता है, लेकिन रिजर्व्स पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। तो रिजर्व्स पर सिर्फ ऑनर्स का राइट होता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो आपको ₹6,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने, रिमेनिंग प्रॉफिट में से हम अपना पूरा प्रोसीजर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, इक्विटी को देंगे और फिर एडिशनल डिविडेंड्स। आगे बोल रहे हैं समान सार्वजनिक कंपनियों की सामान्य प्रत्याय दर प्रेफरेंस शेयर्स पर 8% है, इक्विटी शेयर्स पर 10% है, लेकिन बोल रहे हैं कि सीमित दायित्व वाली निजी कंपनियों के लिए सामान्य प्रत्याय दर प्रतिशत 1% अतिरिक्त लेना उचित है। 2 टाइप की कंपनीज होती है ना, पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज। तो बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनीज में 8% और 10% का आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है ना तो फिर आपको 1% ज़्यादा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माननी है। तो हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 9% और 11% हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगी दोनों के लिए। आपको दोनों प्रकार के अंशों का मूल्य निम्न विधियों से ज्ञात करना है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट तो है डिविडेंड यील्ड मेथड, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड वाला। सेकेंड एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स मेथड, हमें उन पर्टिकुलर शेयर्स कैपिटल पर, मतलब प्रेफरेंस शेयर पर कितनी अर्निंग है तो उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेशियो लेके आपको फाइंड आउट करनी है। और इसी तरह इक्विटी से भी, तो संबंधित पूंजियों पर प्रत्याय के आधार पर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। करेंगे सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट को देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड, रेट ऑफ डिविडेंड मेथड बहुत इजी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालनी है, उसके लिए अमाउंट ऑफ डिविडेंड चाहिए। तो पहले जो हमारा प्रॉफिट का स्टेटमेंट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है कितना? 90,000। अब आपको क्या बोला है कि इस प्रॉफिट में से 6,000 सीधा आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? जनरल रिजर्व। देन यहाँ लिख देंगे ट्रांसफ़र टू
जनरल रिजर्व 6,000, बचा 84,000, ये अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है। अब यहाँ सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो कितना परसेंट डिविडेंड दिया जाएगा? 10%। 2 लाख की कैपिटल लेस करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। 10% किसका? उनकी कैपिटल का। कैपिटल कितनी? 2 लाख। तो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 का ये डिविडेंड दिया। रिमेनिंग अमाउंट 64,000। अब यहाँ दिया जाएगा 15% इक्विटी शेयर डिविडेंड। यही बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को 15% डिविडेंड देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल भी 2 लाख, इसका 15% यानी कि 30,000 रुपये डिविडेंड दे दो। अब बचा कितना? 34,000। फिर बोले हैं एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना? 5%। देन 5% एडिशनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो कैपिटल 2 लाख, इस पर 5% यानी कि 10,000 रुपये, ये एडिशनल डिविडेंड। तो ये क्या आ जाएगा? एडिशनल डिविडेंड टू एडिशनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 24,000 का। समझ में आई चीज़ें? यही करते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, एज इट इज़ हमने किया। प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड परसेंटेज वाला 10% दिया, फिर इक्विटी के लिए 15 बोला था दिया, फिर बोला है कि प्रेफरेंस पर 5% और एडिशनल तो दिया, फिर जो बोला है कि रिमेनिंग किसका रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। देन यहाँ लिखते हैं टोटल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना हो गया? 20,000 उनका नॉर्मल डिविडेंड, 10,000 एडिशनल डिविडेंड मीन्स ₹30,000। इसी तरह टोटल इक्विटी शेयर डिविडेंड, तो उनका 30,000 का वो नॉर्मल डिविडेंड और फिर एडिशनल कितना जो बचा वो सब, यानी कि 24,000 मीन्स ₹54,000। यहाँ से हम रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू amount of dividend divided by paid up share capital into 100। तो on equity shares and on preference shares दोनों के लिए निकाल दें। पहले हम हमेशा प्रेफरेंस के लिए कर रहे हैं। चलिए, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना डिविडेंड मिला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? 30,000 उनकी कैपिटल इंटू 100, दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड 15%। इसी तरह इक्विटीज़ पर आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड 54,000, कैपिटल ये 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 27%। तो ये दोनों रेट ऑफ डिविडेंड्स हमारे पास आ गई। तो अब हम वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड, वैल्यू पर शेयर। क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू पर शेयर का? तो फॉर्मूला हमारा है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। यही फॉर्मूला हमारा। तो वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, वर्किंग नोट एक बना लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में 8% ऑन 10% तो गिवन है, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर पब्लिक कंपनीज है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? 1% ज़्यादा लेना चाहिए। तो ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 8% प्लस 1% इज इक्वल्स टू 9%। इसी तरह ऑन इक्विटी शेयर्स बिल्कुल यही है। हमारे प्रेफरेंस शेयर के एनआरआर 9% और इक्विटी शेयर्स के लिए एनआरआर 11%। यहाँ रखते हैं वैल्यूज। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर रेट ऑफ डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर्स की रेट ऑफ डिविडेंड 15% है। तो 15 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 9 इंटू, देखिए हमारा प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितने रुपए वाला है?
तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, सॉल्व कर दीजिए, 1500/9 इज इक्वल्स टू ₹166.67 पर शेयर। इसी तरह वैल्यू पर इक्विटी शेयर, यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड, तो इक्विटी की रेट ऑफ डिविडेंड हमारी 27%, देन 27 डिवाइडेड बाय NRR इक्विटी पर 11 और इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला, ₹24.54 पर शेयर। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड, इससे हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा बोला गया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग मेथड, मतलब आपने अपनी पर्टिकुलर कैपिटल्स पर कितनी अर्निंग की है उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना है। तो चलिए पहले हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोनों तरीके की शेयर कैपिटल के लिए। ये NRR वाला नोट में हटा रही हूँ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग फाइंड आउट कर ले तो हमारा वैल्यूएशन भी हो जाएगा शेयर का। पहले हम शेयर के लिए फॉर्मूला लिखें, सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग ऑन कैपिटल, उनकी अपनी अपनी कैपिटल पर ही हमें रेट ऑफ अर्निंग फाइंड आउट करनी है। वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगी, तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला तो वही है रेट ऑफ अर्निंग, जो रेट होती है रेट ऑफ अर्निंग डिविडेंड वो ऊपर लिखी जाती है, बाकी फॉर्मूला सेम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। स्टार्ट करते हैं वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स हमें फाइंड आउट करनी है और इसी तरह हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दोनों के लिए रेट ऑफ अर्निंग्स हो। तो यहाँ अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। रेट ऑफ अर्निंग फर्स्ट हमारा NRR का था नोट, रेट ऑफ अर्निंग, तो रेट ऑफ अर्निंग ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए रेट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या होता है कि उनको कितना मिलने वाला है, ओवरऑल कंपनी की जो अर्निंग्स है उसमें से कितना शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग है। और इसी तरह जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स का जिस पर अधिकार है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग है। तो यहाँ तो क्या है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ही मिलना है इनको, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटू 100। डिविडेंड मिला है 30,000 का, कैपिटल है 2 लाख की, इंटू 100 मीन्स रेट ऑफ अर्निंग कितनी हो गई 15%। यहाँ रख दे अगर फॉर्मूला में तो 15/9 इंटू 100, तो वो सेम ही आ जाएगी ₹166.67 पर शेयर। सिंपल। अब आते हैं रेट ऑफ अर्निंग ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल पे रेट ऑफ अर्निंग देखते हैं हम कितनी होती है। तो अब देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है, तो उन लोगों को ये डिविडेंड तो मिलने ही वाला है 54,000 का, लेकिन इक्विटी शेयर डिविडेंड के साथ जो आपका जनरल रिजर्व है वो भी किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही तो है, तो वो भी उनके लिए काउंट होगा, उनकी अर्निंग्स में तो आएगा। उनको अभी कैश मिलो ना मिलो लेकिन अर्निंग तो है ना उन्हीं की, किनकी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। और रिजर्व कितना है 6,000, डिविडेंड 54,000, रिजर्व 6,000। डिवाइड कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यह आ गया 60,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 30%। ये इनके लिए रेट आ गए, तो 30 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11 इंटू 100। तो यहाँ सॉल्व कर दीजिए इसे, ₹300 को डिवाइड कर दो 11 से, ये आ गई हमारी रेट 27.27 पर शेयर। तो ये हमारा आंसर नंबर 2। 2 चीज़ें पूछी थी, 2 मेथड से हमें रेट्स पूछी थी कि आपकी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन को। ये हमारी रेट ऑफ अर्निंग्स आ गई। क्लियर हुई चीज़ें, समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किया। पहले हमने डिविडेंड निकाला, वहाँ से हमने रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट की और उसके बाद हमने रेट ऑफ अर्निंग फाइंड आउट की। और जब रेट ऑफ अर्निंग और रेट ऑफ डिविडेंड आ जाए तो फिर तो वैल्यूएशन करना बहुत ईजी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमने फाइंड आउट की, नोट बनाया था 8% और 9% तो गिवन थे, लेकिन क्या बोला था कि प्रेफरेंस पर 1% एक्स्ट्रा और इक्विटी पर भी 1% एक्स्ट्रा, तो हमने 9 और 11% ले ली। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये
15 सॉल्व हुआ। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए आपको बोल रहे हैं यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको क्या सूचनाएं दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बोला है जेड लिमिटेड की पेडअप शेयर कैपिटल है 10 रुपये वाले 12,000 इक्विटी अंश और टोटल कैपिटल हो गई 1,20,000। ओके, गत वर्ष के लिए 20% की दर से लाभांश घोषित किया गया है। पिछले साल आपने कितना डिविडेंड दिया है 20%, तो 20% किसका दिया जाता है, हमेशा कैपिटल का दिया जाता है। मतलब 10 रुपये वाले शेयर पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपने डिविडेंड दिया होगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं लाभांश घोषित करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है 56,000, देन फाइन। ओके, कंपनी 4,000 इक्विटी अंश अधिकार अंशों के रूप में 22 रुपये प्रति अंश की दर पर प्रत्येक 3 अंशों के विद्यमान अंशधारकों को एक अधिकार अंश के हिसाब से निर्गमन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी क्या करना चाह रही है, राइट शेयर्स इशू कर रही है। राइट शेयर का मतलब क्या होता है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। आगे एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में मैं समझाती हूँ एक बार कि राइट शेयर्स का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड है। जैसे कि कंपनी ने फर्स्ट इशू किया अपने शेयर्स का जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसके बाद अगर कंपनी 1 साल के अंदर अंदर वापस इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उन इक्विटी शेयर्स को खरीदने का पहला अधिकार कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास होता है। और ऐसे शेयर्स भी क्या कहलाते हैं, राइट शेयर्स। तो कंपनी यहाँ तो खुद राइट शेयर्स इशू करना चाहती है, कितने, किस रेशो में, तो जिनके पास 3 शेयर है अभी उनको 1 शेयर राइट शेयर के रूप में दिया जाएगा। तो मैम राइट शेयर के अंदर क्या रहता है, तो राइट शेयर क्या होता है कि डिस्काउंट पर भी इशूड होते हैं, मतलब कम रेट पर इशू किए जाते हैं, या फिर कुल मिलाकर उन शेयर को खरीदने का सबसे पहला अधिकार अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। तो 4,000 राइट शेयर्स कंपनी इशू कर रही है ₹22 पर शेयर के हिसाब से। शेयर कितने वाला है, 10 वाला है, उसको ₹22 के हिसाब से इशू किया जाएगा। इस प्रस्ताव की घोषणा के तुरंत बाद इस कंपनी के विद्यमान अंशों का लाभांश सहित अधिकार सहित बाजार मूल्य 30 रुपये, कंपनी के मार्केट प्राइस दे रखी है शेयर्स की। 10 रुपये वाला शेयर है, ये तो हमें पता है। मार्केट में कंपनी के शेयर की कम डिविडेंड कम राइट वैल्यू कितनी है, 30। कम डिविडेंड कम राइट का मतलब उसके अंदर डिविडेंड भी जुड़ा हुआ है, राइट भी जुड़ा हुआ है, और टोटल वैल्यू कितनी है, 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी का शेयर मार्केट में है। बाजार मूल्य में सम्मिलित अधिकार का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इस ₹30 में राइट की वैल्यू कितनी है। बोला हुआ ना डिविडेंड भी शामिल है, राइट भी शामिल, तो आपको इस 30 में से राइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यह भी बताइए कि एक नए समता अंश के लिए अभिदान अधिकार प्राप्त करने हेतु आवश्यक अधिकारों का कितना मूल्य चुकाना होगा। आपको बताना है कि आपको कितनी अमाउंट का पेमेंट करना होगा ताकि आप एक नए राइट शेयर के लिए सब्सक्राइब कर सके। तो हमें कम से कम 3 शेयर अपने पास होना ज़रूरी है, तभी हमारे को एक राइट शेयर मिलेगा। तो वो कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इस 30 रुपये के अंदर राइट की वैल्यू कितनी है। वैल्यू ऑफ राइट हमें फाइंड आउट करनी है। 30 रुपीज़ हमें दे रखा है जिसमें बोला है कि इसमें राइट भी इंक्लूडेड है और साथ के साथ दूसरी चीज़ क्या इंक्लूडेड है, डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। तो हमें इस वैल्यू को अब फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दे रखी है, मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी गिवन है, ₹30। ये कौन सी है, कम डिविडेंड कम राइट, यही वैल्यू गिवन है। यहां से हम डिविडेंड को माइनस कर दें, डिविडेंड को क्या कर दें, माइनस कर दे, तो अब कौन सी वैल्यू रह जाएगी, सिर्फ कम राइट। उसमें से हम राइट की वैल्यू को अलग करेंगे। डिविडेंड कितना, तो आपको बोला है 20% डिविडेंड कंपनी ने दिया है, तो 10 रुपये के शेयर पर 20% डिविडेंड, मतलब कि डिविडेंड कितने का, 2 रुपये का। देन ये वैल्यू क्या रह गई, कम राइट मार्केट प्राइस कितनी, ₹28। समझ में आई चीज। हमने क्या किया, हमें बोला हुआ है ना कि 20% की रेट से आप क्या कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो उस हिसाब से हमने ये कर लिया। अब वैल्यू ऑफ राइट हमें फाइंड आउट करनी है ना क्वेश्चन के अंदर। वैल्यू ऑफ राइट अधिकार का मूल्य आपको बताना है कि इस 30 रुपये के अंदर कितना है। तो देखिए वैल्यू ऑफ राइट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद करना है। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय
मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। हमें क्या देखना है कि राइट की वैल्यू कितनी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ न्यू शेयर्स राइट के रूप में आप कितने शेयर इशू करने वाले, तो हम एक नया शेयर देंगे किस हिसाब से, तो जिसके पास 3 शेयर हो उनको एक नया शेयर दिया जाएगा, तो 1/4 ये हो गया, इनटू मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितनी है शेयर की 28 और इशू प्राइस आप 22 रुपये की रेट पर अपनी शेयर्स को इशू करो। यही बोला गया ना क्वेश्चन के अंदर कि आप क्या कर रहे हो, 22 रुपये की रेट पर अपने शेयर्स को इशू कर रहे हो। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू 6 रुपीज़ 1.5, हमारे पास क्या आ गया 1.5 आ गई वैल्यू कि आप अपने एक राइट की वैल्यू जो इंक्लूडेड है ना इस शेयर के अंदर, 30 रुपये की मार्केट वैल्यू में 2 रुपये तो डिविडेंड के इंक्लूडेड है, हमें बोला हुआ कि इसमें राइट की वैल्यू भी है, तो इस 28 रुपये के अंदर राइट की कितनी वैल्यू इंक्लूडेड है 1.5। अब हमें एक चीज़ तो ये पूछी थी, हमने बता दिया कि आपके शेयर के अंदर राइट की वैल्यू, ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, फॉर्मूला याद करेंगे तो वैल्यू ऑफ राइट, छोटा क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा सकता है, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इतना सा, तो कि आपको राइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, या फिर एक अलग से क्वेश्चन ही फॉर्मूला का पूछ ले कि वैल्यू ऑफ राइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताइए, देन नंबर ऑफ न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। न्यू शेयर मीन्स राइट शेयर्स, न्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यू शेयर्स कौन से हैं, राइट शेयर्स है। इसको हम टोटल अमाउंट से भी कर सकते हैं, टोटल शेयर से भी कर सकते हैं। जैसे टोटल शेयर से अगर करें तो कैसे कि 4000 राइट शेयर आप इशू करने वाले हो, यही बोला है, प्लस न्यू शेयर्स राइट 4000 प्लस एग्जिस्टिंग 12000 इंटू 28 माइनस 22, तो ये भी करोगे तो भी सेम ही रिजल्ट आना है 1.5। तो ये हमारी एक राइट की वैल्यू हो गई कि अगर आप एक राइट खरीदना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, एक शेयर, एक राइट शेयर के अंदर वैल्यू आपकी है ₹1.5। अब आपको पूछा गया है नेक्स्ट कि यह बताइए कि एक नए समतांश का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक अधिकारों का कितना मूल्य चुकाना होगा। मतलब आप अगर एक नया शेयर राइट शेयर के रूप में लेना चाहते हो, क्या चाहते हो, एक नया शेयर राइट शेयर के रूप में लेना चाहते हो, तो आपको राइट के लिए कितनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। तो राइट के लिए कितनी वैल्यू भरनी पड़ेगी, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको एक राइट शेयर चाहिए तो ज़रूरी है कि आपके पास कंपनी के 3 नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। जब आपके पास 3 इक्विटी शेयर्स होंगे तभी तो आप क्या कर सकते हो, एक नए राइट शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप नए राइट शेयर को लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो यहाँ हम लिख देंगे अमाउंट पेबल टू परचेज आपको नया राइट शेयर एक राइट के रूप में, अधिकार के रूप में प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और उस पे 1.5 पर शेयर के हिसाब से आपको टोटल ₹4.5 का पेमेंट करना पड़ेगा राइट का। टोटल पेमेंट नहीं, 3 रुपये में कोई 3 शेयर जो है वो कोई 1.5 रुपये में मिलने वाले नहीं है। उन 3 शेयर्स को आपको पहले मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको राइट का कितना पेमेंट करना पड़ेगा 4.5 का। आपने 4.5 राइट पेमेंट किया, अब आपके पास 3 शेयर आ गए, तो अब आप नए राइट शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। समझ में आई चीज़। तो ये है वैल्यू फॉर परचेज, वैल्यू पेबल टू परचेज अ न्यू राइट शेयर इज राइट। तो आपको 3 शेयर पहले खरीदने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको राइट के रूप में 4.5 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हुआ, और हमारा ये चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी खत्म होता है। और इस चैप्टर के साथ हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फर्स्ट यूनिट भी खत्म होती है। 4 चैप्टर हमने पढ़े। एक जो चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिक्स है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी, तो वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो है। उसके अलावा जो चैप्टर्स हमारे 4 हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट हमने पढ़ा इशू, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, उसमें हमने शेयर कैपिटल पढ़ी। सेकंड हमने पढ़ा रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और फोर्थ हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है। अब आगे हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन चैप्टर के जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनको पढ़िए, और उसके अलावा इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व कीजिए। इलस्ट्रेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।